हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि हम बुक वाइज सीरीज़ चलाएंगे और अब हम यहाँ पर बुक वाली सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे परीक्षा वाणी को। ठीक है, इसके बाद हम विंसर पब्लिकेशन को भी करेंगे, अजय रावत के बुक को भी करेंगे। ठीक है, और कई सारी अन्य बुक्स को भी करेंगे जिनसे काफ़ी प्रश्न पेपर में बनते हैं। ठीक है, आपको पता है अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले बेसिक बुक को पकड़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर बोले तो इसी बुक से आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज करेंगे। आज हम पहला चैप्टर इसका पढ़ने वाले हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो बुक का चैप्टर नंबर 2 है ये। राज्य का जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है, प्रतीक चिन्ह है, पंचायत व्यवस्था है, उन सबको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पहले मैंने आपके लिए थ्योरी वाइज यहाँ पर लिखा, इनको नोट्स बनाए हैं अच्छे से। उसके बाद जो क्वेश्चन नोट्स में नहीं आए उनको मैंने आखिर में वन लाइनर में लिखा हुआ है ताकि आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे से सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अच्छा अगर आपका इसका रिस्पांस मिलता है इस सीरीज़ को तो मैं कोशिश करूंगा कि लगभग जो इसमें 22 से 23 चैप्टर हैं, ठीक है, उन सबको एक महीने के अंदर अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूं, ज़्यादा लंबा इसको ना खींचा जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड का गठन कब होता है? उत्तराखंड का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, भारत का 27वां राज्य बनता है और हिमालयी राज्यों के में अगर इसका क्रम पूछा जाएगा तो उत्तराखंड 11वां हिमालयी राज्य है। ठीक है, कौन से क्रम पर बना था? ये 11वें नंबर पर बना था। अगर बात की जाए जब उत्तराखंड बना था तो इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर बात करें प्रतीक चिन्हों की तो देखिए, प्रतीक चिन्हों का निर्धारण जो किया गया था वो अप्रैल 2001 में किया गया था। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य ने अपने प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण किया वो कब किया? तो अप्रैल 2001 में उत्तराखंड ने अपने चिन्हों को निर्धारित किया था। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है राज्य चिन्ह। कौन सा है हमारा राज्य चिन्ह? है कि एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं। गोलाकार पर्वत है, उसके अंदर 3 पर्वत चोटियां हैं और बीच में से क्या हो रहा है? गंगा की 4 लहरें निकल रही हैं और उन लहरों में या उन पर्वतों के ऊपर जो बीच वाली चोटी है उसके ऊपर एक अशोक की लाट है जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप इसको रिवाइज के तौर पर ले सकते हैं। पूरा चैप्टर हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो लगभग 30 मिनट की ये वीडियो होगी और इसी में हम पूरा चैप्टर इसको खत्म कर देंगे। अब आते हैं दूसरे जो हमारा चिन्ह है उसके ऊपर, वो है राज्य पुष्प। तो देखिए, राज्य पुष्प क्या है उत्तराखंड का? वो है ब्रह्मकमल। और ब्रह्मकमल जो है यह 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अव्वेलेटा। तो ये सोसूरिया अव्वेलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? यह है ब्रह्मकमल का। किस कुल का है ये? तो ब्रह्मकमल जो है ये एस्टेरेसी कुल का है। ठीक है, कौन से कुल का पूछा जाएगा? तो एस्टेरेसी कुल। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर बोला गया है 21 प्रजाति भी इसको बोला गया है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करेंगे, लेकिन वैसे 24 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर बाई चांस ऑप्शन में 24 ना मिले तो फिर आप 21 पे टिक कर सकते हैं। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम ब्रह्मकमल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक इसके बारे में 4 फैक्ट देखे। अब है खिलने का समय। तो देखिए, ब्रह्मकमल के खिलने का समय कब है? तो ये खिलता है जुलाई से दिसंबर के मध्य में। ठीक है, जुलाई और दिसंबर के मतलब जुलाई से सितंबर के मध्य में। ठीक है, जुलाई से शुरू होता है खिलना और सितंबर के बीच में ही खिल जाता है। अगर रंग की बात करें, इसका रंग होता है बैंगनी। ठीक है, आपको पेपर में पूछा जाएगा कि ब्रह्मकमल का जो फूल होता है वो किस रंग का होता है, तो वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए, देखिए स्थानीय नाम, हमने ऊपर नाम पढ़ लिया इसका ब्रह्मकमल है। ठीक है, स्थानीय नाम पूछेगा तो इसको स्थानीय भाषा में कौल पदम कहते हैं और महाभारत में भी ब्रह्मकमल का उल्लेख है, लेकिन किस नाम से है वो उल्लेख? वो है सौगंधिक पुष्प के नाम से इसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा ब्रह्मकमल को महाभारत में किस नाम से उल्लेख उसका किया गया है, तो वो है सौगंधिक पुष्प। तो ब्रह्मकमल के बारे में हमने ये सारी बातें पढ़ी। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही आपको इसमें रिवाइज आपका अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं राज्य पक्षी का। देखिए, राज्य पक्षी कौन है उत्तराखंड का? वो है मोनाल। और मोनाल को हिमालय का मयूर बोला जाता है। आपको प्रश्न बनेगा हिमालय का मयूर किसको बोला जाता है? मोनाल को।
ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो किस ऊंचाई पर मोनाल पाया जाता है, तो ये 2500 से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। और अगर इसका हम वैज्ञानिक नाम देखें तो लोफोफोरस एम्पीजेनस ये मोनाल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और मोनाल की नर प्रजाति को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डफिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो बातें पता चल गई। मोनाल कैसा है, कैसी प्रजाति है, मोनाल मादा है, और इसकी अगर नर प्रजाति पेपर में पूछी जाए तो वो है डफिया, ठीक है। स्थानीय नाम क्या है इसका, तो मोनाल का जो स्थानीय नाम है वो है मोनाल या फिर मनियाल, ठीक है। हिमालय का मयूर भी बोलते हैं इसको, और उत्तराखंड का ये राजकीय पक्षी है। अगर इसकी पूंछ के रंग की बात करें तो मोनाल का जो पूंछ का रंग है वो है हरा, ठीक है। और प्रिय भोजन की बात करें तो आलू। ये प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि मोनाल जो होती है वो कौन सी फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, तो वो कौन सी फसल है, आलू की, क्योंकि ये इसका प्रिय भोजन है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, हिमाचल का राज्य और नेपाल का राष्ट्र पक्षी कौन सा है, तो वो है मोनाल, ठीक है। और ये अपना घोंसला नहीं बनाता है, ये कहाँ पर अंडे देता है, ये चट्टानों में या पेड़ों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, कहीं पर छोटा इसको छेद मिल जाता है कहीं पर, वहाँ जाकर ये अपने अंडे दे देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मोनाल घोंसला नहीं बनाता है। अंडे कहाँ देता है, ये पर्वतों और पेड़ों के बीच में जो छेद होते हैं उनमें ये अंडे दे देता है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और हिमाचल का राजकीय पक्षी है। अब बात करते हैं राज्य पशु की। राज्य पशु है उत्तराखंड का कस्तूरी मृग, ठीक है। हिमालयन मस्क डियर के नाम से, देखिए दो आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा, हिमालयन मस्क डियर, एक है हिमालयन मयूर। हिमालयन मयूर मोनाल है, मस्क डियर की बात करेगा तो वो है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की जो ऊंचाई में ये पाया जाता है तो 3600 से लेकर 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग पाया जाता है। और अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कस काइसोगास्टर किसका वैज्ञानिक नाम है, कस्तूरी मृग का। इसकी अगर हम कुल प्रजातियों की बात करें तो उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग है इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कस्तूरी मृग बोलेगा इसकी 4 प्रजाति हैं, ब्रह्मकमल की पूछेगा 24 प्रजातियां हैं, बुरांश की पूछेगा तो उसकी भी 4 प्रजातियां हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या है इसमें। इसके अगर हम रंग की बात करें तो कस्तूरी मृग जो होता है ये भूरे रंग का होता है, और इसके भूरे रंग पे लाल पीले या लाल काले जो धब्बे होते हैं ये होते हैं, ठीक है। काले पीले धब्बे इस पे लगे होते हैं, तो काले पीले धब्बे और भूरा रंग इसका होता है, ठीक है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये प्रश्न पेपर में बना है कि इनमें से कौन जो है ये कस्तूरी मृग का तेज़ होता है, ये काफ़ी अच्छी उसकी विशेषता है। तो उसकी सूंघने की क्षमता और सुनने की क्षमता ये काफ़ी अच्छी होती है कस्तूरी मृग की। कौन कौन सी क्षमता उसकी विशेषताएं हैं, एक है उसकी सूंघने की क्षमता, सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति, ये काफ़ी तेज़ है। अगर हम बात करें आत्मरक्षा के लिए तो देखिए आत्मरक्षा के लिए कस्तूरी मृग के पास क्या होता है, आपको ऑप्शन दे देगा वहाँ पर 4 के सिंग होते हैं उसके पास, या कुछ भी नहीं होता है, या उसके बाद नाखून होते हैं, ऐसे कुछ भी बोल सकता है। तो उसके पास आत्मरक्षा के लिए 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है। साइड साइड से निकले होते हैं, 2 बड़े दांत होते हैं आत्मरक्षा के लिए, ठीक है। अगर हम औसत आयु की बात करें किसी कस्तूरी मृग की तो इसकी औसत आयु होती है 20 वर्ष, यानी कि एक जो कस्तूरी मृग होता है वो 20 वर्ष तक अवधि तक जी सकता है, ठीक है। औसत एज कितनी है, 20 वर्ष। जैसे अगर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में औसत आयु कितनी होती है, लगभग 100 साल मानते हैं कि कोई भी मनुष्य है वो मैक्सिमम 100 साल तक जी सकता है, जो उसका औसत है वो 100 साल तक निकलता है, ठीक है, लेकिन उससे कम ही होता है। तो ऐसे ही इसके भी औसत आयु कितनी मान के चलते हैं, 20 वर्ष। अगर हम इसमें गर्भधारण अवधि की बात करें तो इसमें जो गर्भधारण अवधि होती है वो होती है 6 माह की, ठीक है। और अगर हम कस्तूरी की बात करें, देखिए कस्तूरी मृग है तो इससे कस्तूरी प्राप्त होती है, कस्तूरी से वो भी केवल नर से प्राप्त होती है, ठीक है। मादा कस्तूरी से कस्तूरी प्राप्त नहीं होती है, केवल नर से प्राप्त होती है, वो भी 3 साल में एक बार, ठीक है। यानी कि हर 3 साल में एक बार जो नर कस्तूरी होता है उससे कस्तूरी प्राप्त होती है, और एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम ही प्राप्त होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार में कितनी कस्तूरी प्राप्त की जाती है एक मृग से, तो वो है 30 से लेकर 45 ग्राम, ठीक है। कस्तूरी है क्या, तो कस्तूरी एक सुगंध वाला एक जटिल प्राकृतिक रसायन है, यानी कि इसकी सुगंध काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए इससे परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। तो ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कस्तूरी की सुगंध कैसी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इससे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे अगर दमा के लिए, मिर्गी के लिए, टाइफाइड के लिए अगर दवाएँ बनानी हो तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कस्तूरी मृग से संबंधित हमने कुछ फैक्ट देखे।
अब बात करते हैं कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कार्य। तो सबसे पहले जो कार्य किया गया था वो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई 1972 में। ये विहार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, इसकी स्थापना भी 1972 में की गई थी चमोली के अंदर, और वहीं पर इसको भी खोला गया था कस्तूरी मृग विहार को, ठीक है, 1972 में। एक और चीज़ फ्रेंड्स, जो केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग है यानी कि केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, ये चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जनपदों में फैला है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर चमोली ऑप्शन में ना हो तो फिर आप रुद्रप्रयाग पे टिक कर सकते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 967 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। कहाँ की गई थी? चमोली में, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में, ठीक है। दूसरा जो इसके लिए खोला गया था वो था मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये 1977 में खोला गया बागेश्वर में, ठीक है। फिर आता है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र ये खोला गया था कांचूला खर्क चमोली के अंदर, और इसकी स्थापना की गई 1982 में। एक बार पेपर में ये भी प्रश्न आ चुका है कि कांचूला खर्क जो चमोली में है ये है क्या? तो ये कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही 1982 में इसकी स्थापना होती है। अब आता है आखिर में अस्कोट अभयारण्य। इस अभयारण्य के अंदर सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अगर आपको प्रश्न ऐसे बनता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो वो है अस्कोट अभयारण्य, और इसकी स्थापना होती है 1986 को। ये होता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो अभी तक हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं बुरांश के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अच्छा इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट ज़रूर करें। अब बात करते हैं राज्य वृक्ष बुरांश की, ठीक है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पर सारी बातें लिखी हैं। अब देखिए राज्य वृक्ष कौन सा है उत्तराखंड का? वो है बुरांश। बुरांश जो है ये 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। अब देखिए ये एक विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बुरांश दे देगा और बांस दे देगा, बहुत सारे और 3-4 पेड़ और दे देगा, और बोलेगा इनमें से विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बुरांश। या फिर इनमें से कौन सा वृक्ष ऐसा है जिसको मैदान में नहीं उगाया जा सकता? वो है बुरांश। क्योंकि विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, पर्वतीय वृक्ष का मतलब ही यही है कि ऐसे वृक्ष जिनको मैदान में उगाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो कौन है? वो है बुरांश। अगर हम इसका वनस्पतिक नाम देखें तो इसका वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका ये वनस्पतिक नाम है, ठीक है। अगर हम रंगों की बात करें तो बुरांश का जो पेड़ है इसमें जो फल और फूल लगते हैं वो किस रंग के होते हैं? उनका रंग होता है चटक लाल। लेकिन किस ऊंचाई तक? 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक। उसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, 4000 मीटर से ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते रहते हैं, तो रंग जो है यहाँ पर चटक लाल है, फिर हल्का लाल होने लग जाता है, पहले गहरा लाल, फिर हल्का लाल होने लग जाता है, ठीक है। यानी कि रंग फीका पड़ने लग जाता है, और 11000 मीटर की ऊंचाई के बाद सफ़ेद बुरांश वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो सफ़ेद बुरांश किस ऊंचाई के बाद पाए जाते हैं? तो वो है 11000 मीटर की ऊंचाई के बाद। अगर हम खिलने के समय की बात करेंगे, बुरांश जो फूल लगते हैं उसके पेड़ पे, ये कब लगते हैं? तो ये लगते हैं फरवरी से अप्रैल के मध्य में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके गुण क्या क्या हैं? तो देखिए फूलों का जूस जो है, इसके फूलों से जूस बनाया जाता है जो कि हृदय रोग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इसके जो रंग होता है, जो फूल होता है, उससे रंग भी बनाए जाते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न पेपर में बनता है कि बुरांश को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? तो बुरांश को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था 1974 में, ठीक है। यानी कि 1974 से इसको काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। ऐसा ही प्रश्न अगर आपको पूछा जाएगा कि कस्तूरी मृग को संरक्षित कब घोषित किया गया? 1972 में। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि सबसे पहले प्रयास कब किया गया उसको संरक्षण के लिए? 1972 में। यानी कि तभी से उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करते हैं शासन प्रशासन की, ठीक है। दूसरा टॉपिक इसी के अंदर है। इसके अंदर हम सारी बातें पढ़ेंगे। अभी हम शासन प्रशासन भी पढ़ेंगे, हम रेवेन्यू पुलिस के बारे में पढ़ेंगे, विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, हम महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, हम सभी कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट चैप्टर 1 इसको हम कंप्लीट करेंगे। शासन प्रशासन की बात करें तो आपको प्रश्न सीधा बनेगा कि राज्य का शासन प्रशासन किस भाग के तहत चलाया जाता है? तो भाग 6 संविधान का और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो है ये इसी के अधीन उत्तराखंड का शासन प्रशासन चलता है। केवल उत्तराखंड का ही नहीं, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब का जो शासन प्रशासन चलता है वो इसी भाग और इसी अनुच्छेद के तहत चलता है,
ठीक है। प्रणाली कैसी है यहाँ की शासन की, तो वह है संसदात्मक प्रणाली, ठीक है। उसके कितने अंग हैं, 3 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से, एक है कार्यपालिका, कार्यपालिका में राज्यपाल आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद आ जाती है, सचिवालय आ जाता है, ठीक है। दूसरा है विधानमंडल, विधानमंडल जैसे केंद्र में होता है ना संसद, तो वैसे ही राज्य में विधानमंडल, इसके अंदर आपका राज्यपाल आ गया और विधानसभा आ गया। अगर विधान परिषद होती तो विधान परिषद भी आ जाती, ठीक है, लेकिन विधान परिषद है नहीं उत्तराखंड में, तो इसके अंदर केवल 2 ही चीज़ें आ गई, राज्यपाल और विधानसभा। अब है तीसरा अंग, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के तहत उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है नैनीताल में, और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो इसके अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनको पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहला अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करें तो इसका जो प्रमुख होता है, कार्यपालिका में जो पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है राज्यपाल। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो राज्यपाल आता है अनुच्छेद 153 के तहत, यानी कि 153 किससे संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति से, ठीक है। अगर हम राज्य का संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो कौन होता है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक अगर पूछा जाएगा तो वो होता है राज्यपाल, ठीक है। प्रथम नागरिक भी वही होता है। आप राज्यपाल को राष्ट्रपति से कंपेयर करें और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री को कंपेयर करें, आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करी जाए राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल है, जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्य विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है ये, ठीक है। देखिए कुलाधिपति और कुलपति में फर्क होता है। कुलाधिपति कौन होता है राज्यों का, वो होता है पदेन अध्यक्ष होता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो सामान्यता होता है यानी कि नॉर्मली अगर बात करें तो 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये जो अपना पद ग्रहण करते हैं ये राष्ट्रपति के इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति इनको कभी भी उनके पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए किसी भी विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, यानी कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इनके ऊपर भी महाभियोग लगाया जाएगा या पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जब लगे राष्ट्रपति इनको पदमुक्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं अब, ये भी कार्यपालिका के तहत आती है। मंत्रिपरिषद 164 अनुच्छेद के तहत आती है, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा जो मंत्रिपरिषद होती है इसकी नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर 15% कम आ रहा हो, यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि 15% अगर हम 70 है, 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर, अगर मैं 70 का 15% निकालूंगा तो लगभग 10 साढ़े 10 के करीब आ जाएगा ये, ठीक है। 15 7 105 हो गया, तो हाँ 10 के करीब आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में किसी भी कीमत पर 12 से कम मंत्री भी नहीं होने चाहिए। देखिए पहले 2 कंडीशन है, या तो 15% हो, 15% से अगर ज़्यादा आ रहा हो तो आपको 15% वाली कंडीशन फॉलो करनी है। लेकिन अब जैसे कहीं कहीं पर कैसे किन्हीं राज्यों में 40 विधानसभा की सीटें हैं, उसका अगर आप 15% निकालोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर फिर दूसरी कंडीशन लग जाती है कि 12 से कम भी नहीं होने चाहिए, तो फिर वहाँ पर 12 मंत्री बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में भी मैक्सिमम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद उत्तराखंड में कितने की होती है, 12 मंत्रियों की होती है, 164 के अधीन होती है नियुक्ति, ठीक है। और कौन करता है इनकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलानी हो या राज्यपाल को शपथ दिलानी हो या फिर जो मुख्यमंत्री होता है उसको शपथ दिलानी हो, कौन दिलाता है, किस अधीन, किसके तहत, कौन से अनुसूची के तहत दिलाई जाती है इनको, तो वो होती है अनुसूची 3 के तहत, ठीक है। तो अनुसूची 3 के तहत राज्यपाल इन सबको शपथ दिलाता है, चाहे मंत्रिपरिषद हो चाहे मुख्यमंत्री हो। अगर बात करें राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल को जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, या फिर उनके द्वारा कोई नियुक्त अधिकारी होता है वो उनको शपथ दिलाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है।
अब बात करते हैं महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता जो पद है ये अनुच्छेद 165 के तहत आता है और इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और इनका जो कार्यकाल होता है ये निश्चित नहीं है, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं उसी की इच्छा के ऊपर इनका पद डिसाइड होता है, यानी कि जब राज्यपाल चाहें इनको पद से हटा सकते हैं। राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं ये, जैसे केंद्र में कौन होते हैं? महान्यायवादी। ठीक है, तो इनकी अवधि जो है वो निश्चित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। महाधिवक्ता बनने के लिए जो न्यूनतम जो योग्यताएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? जो सिंपल हैं, जैसे कि भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक न्यायिक कार्यों से जुड़ा हो, या फिर कम से कम 10 वर्ष में, ठीक है, 10 वर्ष में हाई कोर्ट में क्या रहा हो? अधिवक्ता का कार्य कर रहा हो, वही महाधिवक्ता बन सकता है राज्य का। कौन से अनुच्छेद में? 165। नियुक्ति राज्यपाल, कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? वो थे मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विधानसभा की। देखिए, विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद 170 के तहत बनती है। विधानसभा का गठन कौन से अनुच्छेद में होता है? 170 के तहत। ठीक है, तो अब देखिए योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में हैं। अगर हम विधानसभा के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनकी योग्यताएं देखी जाएं तो वो 173 में होती हैं, जिसके तहत क्या होता है कि 25 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, राज्य सरकार के अधीन, ठीक है, और कोई भी वैसे उसका विरुद्ध कोई कानूनी वो ना हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब जब विधानसभा भी चुन के आ जाती है, फिर उन्हीं विधानसभा में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, वो आता है आर्टिकल 178 में। तो आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में आर्टिकल्स भी काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विधानसभा 170 में, योग्यताएं 173 में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये आते हैं 178 में। ठीक है, और अगर कहीं पे भी शपथ के बारे में पूछा जाएगा ना कि किस अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है, तो अनुसूची 3 के तहत। ठीक है, किसी को भी हो, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। अधिकतम संख्या की अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम हो सकती है 60। ठीक है, उत्तराखंड में कितने हैं? उत्तराखंड में है 70+1। अगर आपको पूछेगा राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 70। अगर आपको पूछेगा राज्य में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो फिर 71। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या मनोनीत कितनी है? 1 है। निर्वाचित कितनी है? 70। ठीक है, चुनाव किस तरीके से होता है? तो यहाँ का जो चुनाव होता है विधानसभा का, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और प्रत्यक्ष रीति के आधार पर होता है। यानी कि वयस्क मताधिकार यानी कि जो 18 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के हैं वो वोट करते हैं, और प्रत्यक्ष रीति यानी कि डायरेक्ट जनता वोट करती है, डायरेक्ट जनता चुनती है विधानसभा सदस्यों को। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम आयु हम पढ़ चुके हैं, 25 वर्ष होती है। कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर आपातकाल लग जाए राज्य के ऊपर तो फिर विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए कि जैसे आपने आपातकाल लगा दिया और अभी 1 ही महीना हुआ आपातकाल को लगाए हुए और आपने हटा दिया आपातकाल, तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपातकाल वहाँ से हटाना होगा, उससे फिर ज़्यादा नहीं हो सकता इसका काल। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी तो 1 ही महीना ख़त्म हुआ है और आपने इमरजेंसी हटा दी, अभी तो 11 महीने बचे, नहीं, फिर वो लिमिट आ जाएगी 6 महीने पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल, तब आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपातकाल हट जाता है। गणपूर्ति की बात करें, जो कोरम पूरा करना होता है, तो 1/10 व्यक्ति अगर पूरे वहाँ पर उपलब्ध हो तो ही एक मीटिंग वहाँ पर मानी जाती है। 1/10 अगर आप उत्तराखंड का निकालें तो 70 विधानसभा सीटें हैं, 1/10 निकालेंगे तो यानी कि 7 लोगों से एक मीटिंग। लेकिन दूसरा रूल कहता है कि 10 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो उत्तराखंड में कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 10, क्योंकि जो 1/10 है वो तो 10 से कम आ रहा है ना, तो फिर हम दूसरे रूल को फॉलो करेंगे। अब बात करें 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतर कितना होना चाहिए, तो 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से अंतर हो सकता है, इससे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि साल में कम से कम 2 बार विधानसभा की बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, गठन से पूर्व यहाँ पर इस क्षेत्र में विधानसभा की सीटें कितनी थी? देखिए, यूपी का जो ये वाला क्षेत्र है पहले यूपी का हिस्सा था, तो राज्य गठन से पूर्व यहाँ पर कितनी सीटें थी विधानसभा की? तो यहाँ पर 22 सीटें थी। वर्तमान में कितनी है? 70+1 है। एक एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। आरक्षित की बात करें तो जो रिजर्वेशन है, 15 सीटों पर रिजर्वेशन है। ठीक है, 15 में से 13 सीटें एससी के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। 2 सीटें कौन कौन सी हैं? नानक मत्ता और जो चक्राता हैं, ये 2 सीटें
एसटी जनजाति के लिए जो है आरक्षित हैं। ठीक है, गठन से पूर्व अगर हम विधानसभा परिषद की बात करें, क्योंकि देखिए यूपी के अंदर विधानसभा परिषद है तो इस क्षेत्र में विधानसभा परिषद की सीटें भी रही होंगी, तो यहाँ पर 9 सीटें आती थीं। बाद में इन्होंने क्या किया था, ये 22 और इन 9 दोनों को मिलाकर एक अंतरिम विधानसभा का गठन किया था जिसके अंदर 31 सदस्य होने थे। लेकिन हुआ क्या, इनमें से जो ये 9 व्यक्ति थे, इनमें से किसी एक व्यक्ति का कार्यकाल खत्म हो गया और संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 30। तो अंतरिम विधानसभा में संख्या कितने थे, सदस्य कितने थे, वो थे 30। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में भी अच्छे से। अब आ गई अंतरिम सरकार। ठीक है, जब राज्य गठन को मंजूरी मिल गई तो 9 नवंबर 2000 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, मान लीजिए ये यूपी है, इधर की साइड ये उत्तराखंड है, तो इस क्षेत्र में जितने भी विधायक थे उन सबको मिला के एक अंतरिम विधानसभा बनाई गई जिसमें 30 सदस्य थे। उन 30 में बहुमत बीजेपी का था, इसलिए बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री यहाँ पर बन गया। ठीक है, बीजेपी के 23 सदस्य थे, इस क्षेत्र में बीजेपी के 23 सदस्य थे, 3 सपा के थे, 2 बसपा के, 1 कांग्रेस का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ, जब इन्होंने बना दिया, बीजेपी की सरकार बन गई, राज्यपाल कौन बने, प्रथम राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के, सुरजीत सिंह बरनाला, ये राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया, प्रकाश पंत को बनाया गया। ठीक है, अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा सत्र की भी शुरुआत कर दी गई, कब, 9 जनवरी 2001 से। आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड का जो प्रथम विधानसभा सत्र था ये कब से शुरू किया गया, 9 जनवरी 2001 से। ठीक है, देखिए 9 नवंबर 2000 को तो चुनाव हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हो गया और राज्य का गठन हो गया। लेकिन विधानसभा सत्र जो बुलाया गया वो 9 जनवरी 2001 से बुलाया गया। प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन बने, वो बने नित्यानंद स्वामी। तो अगर आपको पूछा जाता है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। और अगर पूछेगा उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे ND तिवारी। ठीक है, उनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये उत्तराखंड की पहली मंत्रिपरिषद थी, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। इसके अंदर 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। हमने बात करी ना, कैबिनेट मंत्री कितने हो सकते हैं, या तो 12 होंगे, कम से कम 12 होंगे। ठीक है, 15% होते हैं, लेकिन अगर 15% 12 से कम आ रहा है तो फिर 12 होंगे। तो 9 कैबिनेट मंत्री थे पहली जो मंत्रिपरिषद थी उसमें, किसमें, जो नित्यानंद स्वामी की थी, और 4 राज्य मंत्री थे। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद नित्यानंद स्वामी ने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री बनाए गए राज्य के दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, वर्तमान में ये किस राज्य के राज्यपाल हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए भगत सिंह कोश्यारी जब मुख्यमंत्री बना दिए गए तो इनके कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्री तो 9 ही थे लेकिन राज्य मंत्री में 1 मंत्री का पद कम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी। देखिए प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुए थे। ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन हुए थे 2002 में। ठीक है, मतदान की बात करें तो लगभग 54% यहाँ पर मतदान हुआ था और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, ND तिवारी। ठीक है, 2 मार्च 2002 को ND तिवारी उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और अभी तक के ये एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया था। ठीक है, अभी तक बाकी किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत शायद 90 नंबर के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, लेकिन उनका भी हो सकता है कि कार्यकाल पूरा हो जाए, लेकिन उससे पहले किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया 5 वर्ष का, ND तिवारी। ठीक है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष के, देखिए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत। निर्वाचित कौन है पहले, वो हैं यशपाल आर्य। तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा जो बने वो थे यशपाल आर्य। ठीक है, दूसरे विधानसभा चुनाव, जब दूसरे विधानसभा चुनाव हुए 1 हफ्ते के बाद यानी कि 21 फरवरी और 5 साल के बाद यानी कि 2007 में। ठीक है, और मतदान होता है लगभग 61.5%। मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, तो भुवन चंद्र खंडूरी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, कुल 4थे मुख्यमंत्री। ठीक है, 25 जून 2009 को इन्होंने पदभार इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 25 जून 2009 तक ये रहे थे, यानी कि 2007 से लेकर 2009 तक ये मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को 5वां मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तराखंड का और 11 सितंबर 2011 को क्या हो गया, रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर वापस से खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए खंडूरी ने 2009 में इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि 2009 में आपको पता है लोकसभा के चुनाव हुए थे और 5 सीटें जो थी वो कांग्रेस जीत गई थी, तो खराब प्रदर्शन हुआ था, उसी के कारण खंडूरी को वापस गद्दी उनको छोड़नी पड़ी। लेकिन 2011 में क्या किया, क्योंकि अगले साल चुनाव होने थे 12 में, तो उन्होंने फिर से खंडूरी को वापस से नियुक्त यहाँ पर किया था।
विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो हरबंश कपूर विधानसभा अध्यक्ष बने थे दूसरी विधानसभा के, ठीक है, 2007 में ये अध्यक्ष बने थे। अब आते हैं तीसरे विधानसभा चुनाव। तीसरे विधानसभा चुनाव 30 जनवरी 2012 को होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? गोविंद कुंजवाल, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनते हैं तीसरे विधानसभा चुनाव के बाद? गोविंद कुंजवाल। मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं विजय बहुगुणा, ठीक है। राज्य के कौन से मुख्यमंत्री थे ये? आप क्रम लगा दीजिएगा, ठीक है, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए 1 फरवरी 2014 से हरीश रावत मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि 2012 में जब चुनाव हुए तो उसके बाद विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन फरवरी 2014 में विजय बहुगुणा ने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री बनाए गए कांग्रेस के हरीश रावत, ठीक है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, ये पेपर में पूछा गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन 46 दिन का कब लगा था? तो ये 27 मार्च से 11 मई 2016 तक लगा था, यानी कि 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक कुल 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में। पहली बार ये राष्ट्रपति शासन लगा था, इसीलिए आपको डेट इसकी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है चौथी विधानसभा चुनाव। चौथे विधानसभा का चुनाव 15 फरवरी 2017 को हुआ था और इसमें मतदान होता है लगभग 70%, आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। 68% मतदान हुआ। विधानसभा अध्यक्ष जो कि वर्तमान में है, ठीक है, चौथी विधानसभा भी चल रही है, प्रेमचंद्र अग्रवाल ये विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए और मुख्यमंत्री बनाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। देखिए उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं? उच्च न्यायालय आते हैं 214 के तहत, ठीक है। देखिए हमने पहले कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, फिर हमने विधानमंडल भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका के बारे में। अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन। आपको प्रश्न अगर बनता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 214। केवल उत्तराखंड ही नहीं, किसी भी राज्य का जो हाईकोर्ट है उसका गठन किसके तहत किया जाता है? 214 के तहत। उच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो उसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को और ये देश का 20वां हाई कोर्ट था, ठीक है। स्थिति की बात करें तो ये नैनीताल में स्थित है और यहाँ का जो हाई कोर्ट भवन है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था संटोनी मैकडोनाल्ड ने। कब इन्होंने बनाना शुरू किया था इसको? 1897 में ये हाई कोर्ट का जो भवन है ये बनना शुरू हुआ था और 1900 में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अगर प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे अशोक अभ्यंकर देसाई और अगर प्रथम रजिस्ट्रार की बात करें तो उनका नाम था GCM रावत, ठीक है। एक और चीज़ पूछी जाती है कि मामलों के तेज निपटान के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिनको त्वरित न्यायालय भी बोला जाता है, इनका गठन कब किया गया था? तो इनका गठन किया गया था अप्रैल 2001 में, ठीक है। अब जिलों का गठन इसको देख लेते हैं। जिलों का गठन, इनसे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। देहरादून सबसे पहले बनाया गया था 1817 में, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल का गठन किया गया 1840 में। कहीं कहीं पर 39 भी है तो आप उसको भी नोट रखिए, 39 या फिर 40, वैसे 40 ही है। अगर ऑप्शन में 40 ना हो तो फिर 39 पे आप टिक करें। अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों साथ में बनाए गए थे 1891 में, ठीक है। और आज़ादी तक केवल यही कंडीशन रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यही 4 जिले रहते हैं और एक रहती है टिहरी रियासत। फिर आता है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल 1 अगस्त 1949 को ये उत्तर प्रदेश का जिला इसको बना दिया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में इसका गठन कब किया गया? 1 अगस्त 1949 को। और अगर पूछेगा टिहरी रियासत का गठन कब किया गया तो वो था 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। लेकिन अगर जिले के रूप में पूछेगा तो फिर 1 अगस्त 1949। जब टिहरी का विलय कब हुआ? 49 में। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी 1960 में बनाए गए। उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं तीनों ये, ठीक है, सबसे बड़ा जिले हैं तीनों, और 1960 में इनका गठन किया गया था, ठीक है। सीमांत जिले भी इनको बोलते हैं क्योंकि तीनों की सीमाएं कैसी हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। हरिद्वार का गठन फिर 1988 में किया गया। उधम सिंह नगर 1995 में बनाया गया। फिर चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इन तीनों का गठन किया गया 1997 में। देखिए सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा सबसे छोटा तो वो है रुद्रप्रयाग, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? वो रुद्रप्रयाग में है। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय रूप में कब से बनाई गई थी? ये बनाई गई 1961 में। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 50% का आरक्षण है और 2008 से ये निर्धारित किया गया था, यानी कि 2008 से पहले 33% का आरक्षण था, लेकिन 2008 में जब खंडूरी मुख्यमंत्री थे इसको क्या कर दिया गया? 50% इसको कर दिया गया, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कुल कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो वो है 50%, ठीक है। अब देखते हैं जिला पंचायत।
देखिए त्रिस्तरीय है, सबसे ऊंचा जो स्तर है वो है जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत कैसा है, पंचायत व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। ठीक है, चुनाव कैसे होता है, वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष रीति, हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसका मतलब। सचिव कौन होता है, जो मुख्य विकास अधिकारी होता है, ये पंचायती राज अधिकारी होता है, वो जिला पंचायत जो होती है उसके सचिव के रूप में कार्य करता है। तो उत्तराखंड में कितनी जिला पंचायतें होंगी, 13 जिले हैं तो 13 जिला पंचायतें होंगी। ठीक है, अब आता है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत मध्यम स्तरीय निकाय है। ठीक है, यानी कि जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में ये काम करता है और इसका चुनाव कैसा होता है, वही है वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष रीति। अधिकतम संख्या की बात करें तो किसी भी जिले में 40 से अधिक क्षेत्र पंचायत नहीं हो सकते हैं और कम से कम 20 तो होंगे ही होंगे। सचिव की बात करें तो जो BDO होता है क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो इनका सचिव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत होती है। अब आती है आखिर में जो सबसे नीचे का स्तर है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के गठन के हेतु आबादी कितनी होनी चाहिए, पहाड़ों में 500 आबादी होनी चाहिए कम से कम, और मैदानों में अगर किसी मैदान में कोई जहाँ पर आबादी कम है वहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन करना हो तो कम से कम 1000 लोग वहाँ होने चाहिए। सदस्यों की बात करें तो 5 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए और 15 से अधिक सदस्य भी ग्राम पंचायत में शामिल नहीं होने चाहिए। यानी कि कम से कम कितने होने चाहिए, 5 और अधिक से अधिक 15। प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 21 वर्ष की होती है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होगी, ये भी बोला गया है। ठीक है, यानी कि जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, एक ग्राम सभा एक पंचायत। बैठक कैसी होती है, तो पंचायतों का भी वही सीन है जो संसद का है कि साल में कम से कम 2 बार बैठक तो होनी चाहिए, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर पंचायत जो प्रधान होता है, मान लो किसी चीज़ में किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो इस्तीफा दे देता है, तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है, वो यहाँ पर सचिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पंचायत से संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया था। तो उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम ये 4 अप्रैल 2016 को लागू किया था। उससे पहले जो पंचायती राज व्यवस्थाएं उत्तराखंड में चल रही थी वो यूपी के जो अधिनियम था, जो 1947 में आता है, फिर 1958 में, फिर 61 में आता है, उसके तहत चल रही थी। लेकिन उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम जो जारी किया वो 4 अप्रैल 2016 को जारी किया, जिसके तहत जिला पंचायतें कितनी हैं, 13 हैं, क्षेत्र पंचायत 95 हैं क्योंकि ब्लॉक भी 95 हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत कितनी है, यहाँ पर 7791 ग्राम पंचायतें हैं। ये जो अधिनियम आया था 2016 में, इसमें भाग कितने थे, भाग इसके अंदर 6 थे। अगर अध्याय पूछेगा तो अध्याय 25 थे, और अगर धाराएं पूछेगा कि जो 2016 में अधिनियम आया था उसमें धाराएं कितनी थी, तो 194 उसमें धाराएं थी। ठीक है, तहसीलों की बात करें तो 110 तहसील हैं, 18 उप तहसील हैं, 670 न्याय पंचायतें यहाँ पर हैं। और अगर न्याय पंचायतों को हम संवैधानिक दर्जे की बात करें पंचायत राज को, तो वो है 73वां संशोधन 1992 में दिया गया था और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। अब बात करते हैं नगर निकाय प्रणाली की। ठीक है, तो नगर निकाय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा ये भी 1993 में दिया गया, 74वां संशोधन। ठीक है, नगर निगम सबसे ऊपर, ये भी 3 स्तर में होता है, नगर निगम होती है, फिर नगर पालिकाएं होती है, फिर नगर पंचायत होती है। नगर निगम की बात करें तो मैदानी जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, यानी कि 1 लाख से अधिक होगी तो ही नगर निगम का गठन होगा मैदान में। और पहाड़ों में अगर 90,000 से ऊपर होगी जनसंख्या तो ही नगर निगम बनाई जाएगा। मेयर का चुनाव कैसे होता है, तो मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होता है। ठीक है, जो मेयर और जो सभासद होते हैं उन सभी का चुनाव जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रीति से होता है 5 सालों के लिए। ठीक है, पूछा जाता है मेयर कैसे चुना जाता है, जनता के द्वारा, कि जो सभासद होते हैं वो मेयर को चुनते हैं। जी, मेयर सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो उत्तराखंड के अंदर कुल 8 नगर निगम हैं। देखिए, पहले 6 नगर निगम थे, लेकिन 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम बनाकर इनकी संख्या कितनी हो गई, 8। अब आती है नगर पालिकाएं परिषद। नगर पालिका परिषद के लिए कितनी जनसंख्या है, 50,000 से ज़्यादा। ठीक है, 50,000 होगा, यहाँ पर नज़र नहीं होगा, 1000 होगा। तो 50,000 से 1 लाख तक अगर मैदान में जनसंख्या है 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो नगर पालिकाएँ बनाई जाएंगी। और पहाड़ों में 50,000 से 90,000 तक हैं अगर, तो फिर नगर पालिका बना दी जाएगी। अगर नगर पंचायत की बात करें तो 5 से 50,000 के बीच में अगर नगर पालिका, यानी कि कम से कम अगर 5,000 भी वहाँ पर लोग हैं तो नगर पंचायत वहाँ पर बना दी जाती है। और अगर मैक्सिमम 50,000 भी है तो भी बना दी जाएगी। 50,000 से ऊपर हो तो नगर पालिका, और अगर 1 लाख से ऊपर हो मैदान में तो फिर नगर निगम।
अब मनोनीत पंचायतें, देखिए उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी पंचायतें हैं, ठीक है, लेकिन 3 ऐसी पंचायतें हैं जहां पर चुनाव नहीं होता है, उनके सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है वहां पर, यानी कि उनको मनोनीत किया जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर को देख लेते हैं जो उत्तराखंड की इसमें टॉपिक्स में नहीं आए थे, ठीक है। पहला, राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहते हैं, तो राज्य प्रशासन की धुरी मुख्य सचिव को कहा जाता है, ठीक है। जो चीफ सेक्रेटरी होता है, कोई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, और वही राज्य प्रशासन की धुरी कहलाता है, ठीक है। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो उत्तराखंड में राजस्व व्यवस्था 1874 से लागू है, ठीक है। हेनरी रैमजे ने इसको लागू किया था और लगभग 60 से 65% जो भाग है उत्तराखंड का, उस पर यही व्यवस्था लागू है। अगर बात करें अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में परगनों की संख्या कितनी थी, तो अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने थे। पट्टियों की बात की जाएगा तो 125 पट्टियां थी। और अगर गढ़वाल में परगने पूछा जाएगा अंग्रेजी शासनकाल में, तो इनकी संख्या थी 11, ठीक है, परगने, और पट्टियों की संख्या कितनी थी, 86। मंडल पूछे जाएं कि उत्तराखंड में कुल कितने मंडल हैं, तो उत्तराखंड में कुल 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ठीक है। जिले कितने हैं, 13 जिले हैं। गढ़वाल के अंदर 7 जिले आते हैं, कुमाऊं के अंदर 6 जिले आते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी पेपर में बनता है। आखिर में लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 5 सीटें हैं। कौन कौन सी, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार। इनमें से अल्मोड़ा जो है वो आरक्षित सीटें एससी के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं यहाँ पर राज्यसभा की। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों व न्याय अधिकारों के अधीक्षण का अधिकार है, वो कौन सा अनुच्छेद कहता है, वो कहता है 127, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड टॉपिक वाइज, बुक वाइज हम पढ़ रहे हैं। बुक वाइज हमने शुरू करी परीक्षा वाणी से, ठीक है। कुछ ही दिनों में इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर दूसरी बुक से पढ़ेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में उसको पढ़ेंगे। हर बुक को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर वाइज है तो हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो आज हमने इसका दूसरा अध्याय जो था राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, उसको हमने कंप्लीट पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में जिसमें हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी कंप्लीट वीडियो में पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके लगभग 22 से 25 पार्ट्स आएंगे। बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है। आप इसको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।